राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रोहिणी, नई दिल्ली ने मर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक अनूठी पहल के तहत 2 मिनट्स फॉर ओरल कैंसर प्रोटेक्शन नामक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ते ओरल कैंसर के मामलों के प्रति जनता को जागरूक करना और नियमित सेल्फ चेक के माध्यम से इस गंभीर बीमारी की जल्द पहचान को प्रोत्साहित करना है। इस अभियान के अंतर्गत अस्पतालों के प्रतीक्षा कक्षों में शीशे लगाए जाएंगे ताकि लोग सिर्फ 2 मिनट में स्वयं अपने मुंह की जांच कर सकें और ओरल कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहचानने की आदत विकसित करें। अभियान की शुरुआत के मौके पर डॉक्टर रजत साहा, यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने प्रमुख विशेषज्ञों से परिचय कराया, जिनमें डॉक्टर सुधीर कुमार रावल, डॉक्टर A.K. दीवान, डॉक्टर मुनीश गैरोला और डॉक्टर मुदित अग्रवाल शामिल रहे। लोगों ने यही बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पेशेंट हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, तो और ज़्यादातर इनको तीनों मोडालिटीज़ जो मेन बेसिक मोडालिटी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, इनकी ज़्यादातर को सबको ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन थेरेपी जो है या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हेड एंड नेक कैंसर में स्पेशली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत काफ़ी जगहों पे रेडिएशन का यूज़ होता है। कभी जैसे सर्जरी नहीं हो पाई किसी पेशेंट में तो उसमें कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ रेडिएशन और कीमो के तरीके से इलाज किया जाता है। कभी बहुत सारे पेशेंट में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारा एक हमारे पास सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें शुरू से मालूम होता है इस पेशेंट को हम क्योर नहीं कर पाएंगे, तो उस पेशेंट में हम पैलिएटिव रेडियोथेरेपी देते हैं। पैलिएटिव माने कि हमको मालूम है पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन आइडिया ट्रीटमेंट का देने का यह है कि उसमें टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, उससे ट्रीटमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ठीक होती है। तो इस तरीके का रेडिएशन होता है। एक चीज़ मैं बताऊँ, रेडिएशन एक्सरेज हम सबको मालूम है कि बहुत पहले, आज से करीब 125 साल पहले 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी और उसके 2 ही साल के बाद कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सरे के द्वारा स्टार्ट हो गया था। मे बी समवेयर इन 1897 1898 में पहला पेशेंट ट्रीट हो गया था और तब से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उस समय जब हम ट्रीट करते थे मिड 90s में या अर्ली 90s में तो पेशेंट ठीक नहीं होते थे रेडिएशन से, उस समय भी ठीक होते थे, बट रेडिएशन से रिलेटेड टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स बहुत होते थे उस समय रेडिएशन के। आपने सुना होगा पेशेंट का रेडिएशन मुंह वाला हेड एंड नेक का पेशेंट किया, पेशेंट ठीक हो गया, बट वो हमेशा बेचारा कंप्लेन करता रहता है कि मेरा मुंह में लार नहीं बनती, दांत झड़ के गिर रहे हैं, स्पीच खराब है, सॉलिड खाना नहीं खा पा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स होते थे। तो इसलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं 90s में, अर्ली 90s और लेट 90s एंड 2000 अर्ली में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए इन द फील्ड ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ी एक टेक्निक आई जिसको हमारी भाषा में कहते हैं IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, जिसने सचमुच रेडिएशन को रिवोल्यूशनाइज कर दिया इन द फील्ड ऑफ हेड एंड नेक रेडिएशन। उससे क्या हुआ कि हम रेडिएशन तो फोकस कर पाए और उसी के साथ साथ हम जो क्रिटिकल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे लार की जो ग्रंथियाँ स्पेशली होती हैं, मैंडिबल होता है, नसें होती, नर्व्स होती हैं, इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं रेडिएशन से। तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते, इफेक्ट पूरा आता है, लेकिन एट द सेम टाइम साइड इफेक्ट्स को हम बचा सकते हैं, जो कि जिसने सचमुच उसको रिवोल्यूशनाइज कर दिया। और आज पेशेंट को हम ट्रीटमेंट के बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी दे पाते हैं। पेशेंट अपना नॉर्मल जो अपने नॉर्मल नौकरी में उन सब में जाने में उनको बड़ी आसानी होती है, नहीं तो अदरवाइज ट्रीटमेंट रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत ज़्यादा टेक्निक, जैसे सबने बताया, बहुत अच्छी मशीनें आ गई आजकल। अभी हमने हेड एंड नेक के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि ठीक होने के बाद भी पहले 2 सालों में बहुत पेशेंट्स को बीमारी दोबारा आ जाती है, जिसे कहते हैं रिकरेंसेस। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 50% ऑफ द पेशेंट को रिकरेंसेस आ जाती है, दूसरी जगह बीमारी आ जाती है 15 से 20% लोगों को। तो उसके लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी ऑफ कोर्स इज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जब कभी होता है, लेकिन सर्जरी अगर नहीं हो पाती तो हमें दोबारा रेडिएशन देना होता है। तो री रेडिएशन भी पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स बहुत अच्छी हो गई। अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सके, साथ के साथ कुछ रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में भी मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर मुदित अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड एट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, हेड एंड नेक कैंसर यूनिट के। बताया कि हेड एंड नेक कैंसर जो अभी अप्रैल मंथ था वो ओरल कैंसर मंथ था, जिसमें कि अवेयरनेस, बेसिकली ये टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर है, पहली बात तो ये।
और दुख की बात यह है कि अगर आप दुनिया में देखें, हमारे यहाँ देश में जो माउथ कैंसर है वो सबसे ज़्यादा है। सो ये क्यों है? क्योंकि सबको पता है क्यों। तम्बाकू का सेवन, गुटखा, यही है। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब अगर आदमी नहीं खाएगा तो उसको ये चीज़ें नहीं होती। तो ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, तो ये आपको देना है कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साइन सिम्टम्स भी होते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं, तम्बाकू का सेवन प्लस अल्कोहल, अल्कोहल भी करता है, आपका जो सुपारी होती है वो भी करता है। तो ये सब चीज़ें, पान, आप देखो हर जगह आप जाओगे, बस स्टेशन कहीं भी जाओगे, सबसे पहले टैक्सी वाला गुटखा खोल के मुंह में डालेगा। सो दिस इज अ रूटीन हैबिट, बट ये नहीं मालूम लोगों को कि ये सब चीज़ें, और एड्स भी ऐसे ही आते हैं कि हाँ कुछ नहीं, खुशबूदार है, फ्लेवर है, चलो ले लो, कोई रजनीगंधा है, मतलब आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, बट ये चीज़ें मिथ है। इस बार का WHO का प्रोग्राम भी यही है, टोबैको, अभी 31 मई को हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसमें यही है कि ये सब चीज़ें मिथ को हटाया जाए, पब्लिक को पूरी तरह अवेयर किया जाए कि ये आप जहर कंज्यूम कर रहे हो, स्लो पॉइजन है, आगे जाके कैंसर होना है। अगर जो लेता है और जो छोड़ दिया है वो भी रिस्क में रहता है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? आप देखिए उसमें जो प्री कैंसरस चीज़ें होती हैं, इसमें अगर आप तब भी रोकथाम कर लें अपनी और ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसमें भी आप बच सकते हो उससे। तो वाइट पैचेज होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया होता है, और जिसको वाइट पैच बोलते हैं, अगर आपने उसका है तो आप दिखाइए, कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगर उसका है तो प्रिवेंशन कैन बी डन इन दैट। और आपका रेड पैचेज होते हैं, ल्यूकोप्लेकिया, ये मेन कॉज ऑफ कैंसर अभी जो आपके मैसेज के लिए इट इज टोबैको, ठीक है। सेकेंड कॉज जो आता है, जो कि ओल्ड पेशेंट्स में होता है या फीमेल्स में ज़्यादातर होता है, दैट इज आपका क्रॉनिक इरिटेशन। जिसके दांत टूटे हुए हैं उनको भी वो सोचते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो चलते चलते वो भी कैंसर का रूप ले लेता है। या ओल्ड पेशेंट हो जो डेंचर लगाते हैं, कई बार वो डेंचर लगाता है, ढीला हो जाता है, वो चलता रहता है, नहीं नहीं यार कौन पैसे खर्च करे, डेंटिस्ट के पास पहुंच जाए, वो धीमे धीमे ढीले होकर वो सूझ जाते हैं, वही वहाँ कैंसर हो जाता है। तो कोई भी क्रॉनिक इरिटेशन किसी भी फॉर्म का रहेगा तो वो भी कैंसर का रूप होता है। तो एनीथिंग, अगर कोई नॉन हीलिंग अल्सर आप किसी को भी दिखता है कि छाला है जो कि 2-3 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा, तो तुरंत आके दिखाएं, खासकर जो कि तंबाकू का सेवन या अल्कोहल का सेवन करते हैं। प्लीज कम एंड शो टू कैंसर सर्जन। एंड ये जरूरी है। आपके और भी होते सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको कान में दर्द हो रहा है तो जीभ कैंसरों में कई बार कान का रिफर्ड पेन होता है, जीभ में छाला हो जो कि नहीं ठीक हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर रजत ने बोला कि हम लोग एडवांस स्टेज देते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं। इस कैंसर को ठीक तभी कर सकते हैं या वी कैन गेट अ सक्सेस रेट ओनली इफ वी डिटेक्ट इट अर्ली। अर्ली केसेस करेंगे तो आपका क्योर रेट्स आर इन ट्यून ऑफ 80-90% है, और आपका वही एडवांस केस आ जाएंगे तो हमारा 40% 30% ये क्योर रेट है, और उसमें सारा ट्रीटमेंट लगेगा एडवांस केस में। अर्ली में होगा एक ही ट्रीटमेंट, सर्जरी हो, ही काम खत्म। लेकिन अगर आप एडवांस केस में आओगे तो आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ लगेगा। वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर ट्रीटमेंट, यही मैसेज हमारा जाना चाहिए। एडवांसमेंट है, रिकंस्ट्रक्शन, जैसे सर ने भी बताया कि 3D रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लोग सर्जरी के लिए घबराते हैं कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो सब टेक्नोलॉजी अब है हमारे पास कि हम वी कैन प्रिवेंट दैट। लेकिन अगर बीमारी ही चमड़ी में आ गई तो हम क्या बचाएंगे? तो अगर छोटी बीमारी होगी तो हम डेफिनेटली बचा सकते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को बढ़ा सकते हैं। कोई स्कार के लिए परेशान होता है, स्कार के लिए वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोबोटिक नेक डिसेक्शन है, ये सब टेक्नोलॉजी है, बट डिजीज अर्ली होनी चाहिए। अगर हमें एडवांस डिजीज मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे? तो मैसेज यही है आपकी कि दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि अगर कोई सेवन करता है उसको छोड़े, और ये मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, तो उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो टोबैको सेशन क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ पे जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं उनकी सहायता लीजिए, साइकोलॉजी का लिए, और चीज़ें जो ड्रग्स देते हैं वो, ताकि वो छोड़ पाए। बहुत जरूरी है कि लोग इससे इस आदत से दूर भागें। ये मैं कहना चाहूँ। और मैंने डॉक्टर रावल के साथ 1996 में यहाँ ज्वाइन किया था एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन। और उससे पहले मैं 13 साल लगभग सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा। और शायद मैंने हेड एंड नेक कैंसर जो ऑपरेट करना शुरू किया वो बाई चॉइस नहीं था, क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1984 में, तो हमारे बॉस हुआ करते थे डॉक्टर के पांडे, अब वो नहीं है। तो उनको हेड एंड नेक कैंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, वो एब्डोमिनल सर्जरी, गायनी सर्जरी, दूसरे कैंसर ऑपरेट करते थे। और हेड एंड नेक कैंसर्स में कहते थे दीवान तुम ऑपरेट कर देना। So that is how I got interested in head and neck surgery. Then I went to Tata Memorial Hospital in 1989, और बाद में फिर मैंने MCH कोर्स किया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में।
और मेरा इंटरेस्ट जो है हेड एंड नेक कैंसर्स में बढ़ता गया। और हम लोगों ने फिर अपने काम को डिवाइड किया और मैंने हेड एंड नेक कैंसर्स को ही ऑपरेट करना ठीक समझा। और आज की डेट में हमारे पास एक FNB फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के लिए हमने कोर्स शुरू किया हुआ है नेशनल लेवल पर, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपने सुना होगा। ये जितने भी कोर्स होते हैं, नीट और PG कोर्सेज, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। तो उन्हीं लोगों ने ये स्टार्ट किया फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर। तो बड़ी चेंजेस मैंने देखी हैं लास्ट 42 ईयर्स में, जो कैंसर सर्जरी की ट्रीटमेंट में हुई है। अब डॉक्टर रावल ने आपको बताया कि जी वो 3D रिकन्स्ट्रक्शन होती है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स बड़ी इवॉल्व कर गई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई हैं, बट पहले सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। पहले तो वो एक्सरेज होते थे, एक्सरेज के बेसिस पर कुछ निशान लगा दिए जाते थे, रेडियोथेरेपी दे दी जाती थी और पेशेंट को कहते थे कि अब घर जाओ, प्रॉब्लम हो तो आना हमारे पास। या सर्जरी अगर कहीं कर दी तो सर्जरी में भी घाव इतने बने रहते थे और महीनों लग जाते थे उस घाव को हील करने में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स नहीं थे। आई एम टॉकिंग ऑफ mid-80s, प्लास्टिक सर्जरी डेवलप नहीं थी और सारे अपने अपने मेथड को कहते थे कि मैं जो है मैं सुपर आदमी हूँ। मतलब सर्जन ने अगर सर्जरी कर दी तो कहता था तेरा काम खत्म, ठीक हो गया, अब तू घर जा। रेडियोथेरेपिस्ट रेडियोथेरेपी दे दिया तो घर जाओ। कीमोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी एटलीस्ट हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। तो हम कहते थे यूनिमोडल ट्रीटमेंट है, एक मोडालिटी ट्रीटमेंट की हम लोग अडॉप्ट करते थे और पेशेंट को घर भेज देते। और मेरे को नहीं पता होता था कि पेशेंट का अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन आज की डेट में हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब सारी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर आपको चलना है। और एज ए सर्जन मेरे को यही नहीं मालूम होना चाहिए कि सर्जरी कैसे करनी है, लेकिन सर्जरी कब करनी है, रेडियोथेरेपी कब देनी है, कीमोथेरेपी कब देनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में मैं शायद सबको यही कहता हूँ कि एज ए सर्जन मेरे को ये पता होना चाहिए कि कब मेरे को क्या करना और कब मुझे ट्रीटमेंट नहीं देनी। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती, तो ये नहीं होता कि आप कीमोथेरेपी देते चलो, रेडियोथेरेपी देते चलो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत चेंजेस आ गई और सर्जरी के साथ हम लोग अब रेडिएशन कीमोथेरेपी कंबाइन करते हैं और हमारा फोकस यही होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि क्योर हो जानी चाहिए, बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं आज की डेट। फिर रेडियोथेरेपी के भी इतने अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो ये देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम कैसे हो सकते हैं। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो आई हैं वो भी ऐसी ऐसी आ गई हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हों और क्योर रेट्स बढ़ें, किसी तरह इम्प्रूव। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि डिसीजंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंसिजंस ऑफ सर्जरी। ये मैं बार बार हर फोरम पर बोलता हूँ। डिसीजन मतलब डिसाइड करना कि कब क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो डिसीजंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंसिजंस ऑफ सर्जरी। और प्रिसीजन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन में प्रिसीजन देखी जाती है, तो डिसीजन प्रिसीजन ऑफ रेडिएशन से भी इम्पॉर्टेंट है। और सॉल्यूशंस ऑफ कीमोथेरेपी, मतलब कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसीजन। सो डिसीजन मेकिंग जो है किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब, कहाँ, क्या होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है।